राजेश्वर, जिसे वो प्यार से राज बुलाती थी। दोनों शादी के कुछ दिनों के बाद लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रहे थे। बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि वो लोग अपने शहर से काफी दूर निकल आए हैं। तुम इतनी बातें करती हो कि कुछ समझ ही नहीं आता। अब देखो, हम लोग अपने शहर से कितने दूर चले आए हैं। रात भी काफी हो गई है। हाँ, वापस लौटने में 2 घंटे लगेंगे। घर पर मम्मी पापा नाराज होंगे। जस्ट चिल यार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो केवल 11 ही बजे हैं। थोड़ी सी फास्ट ड्राइव करोगे तो 12:30 तक हम घर पहुंच जाएंगे। 12:30 वैसे भी कोई लेट नहीं होता। अरे वैसे ही इतनी लंबी ड्राइव हो गई है, अब वापस ड्राइव करने की हिम्मत नहीं बची है यार। इसलिए तो कह रहा था ड्राइवर को लेकर चलते हैं। हाँ, लॉन्ग ड्राइव पर लोग अपने ड्राइवर के साथ आते हैं। लाओ। स्नेहा जैसे ही ड्राइवर की सीट पर बैठी, उसने देखा कि फ्यूल टैंक एम्प्टी दिखा रहा था। शिट यार, अब ये फ्यूल टैंक एम्प्टी दिखा रहा है। तुमने ध्यान भी नहीं दिया। यहाँ से पेट्रोल पंप कितनी दूर होगा? गाड़ी रिजर्व में है। यहाँ से तो पेट्रोल पंप करीब 20 किलोमीटर पीछे दूर है, लेकिन अब तो वहाँ तक पहुँचने का भी पेट्रोल नहीं है। सामने ही एक पुराना खंडहर सा महल नजर आ रहा था, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित है। उसे देखकर राज और डर रहा था, मगर नेहा उसके साथ निडरता से खड़ी थी। अब गाड़ी को पीछे ले जाने से कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं, शायद कोई गांव मिल जाए। पीछे तो काफी दूर तक जंगल है। रात गांव में ही बिता लेंगे। सुबह आप कहीं से पेट्रोल का बंदोबस्त कर लेना। मैं माँ को फोन लगाकर बता देती हूँ कि हम लोग आज रात नहीं आ पाएंगे। राज को स्नेहा की बात सही लग रही थी, मगर रात में उस किले के सामने से उसकी निकलने की हिम्मत नहीं थी। उसने स्नेहा से तो कुछ नहीं कहा, मगर उसे ड्राइव करने से मना करके खुद ड्राइव करने लगा। गाड़ी जो अभी अभी रिजर्व में लगी थी, अचानक किले के सामने जाकर बंद हो गई। राज, अब क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, गाड़ी को यहीं पर लॉक करते हैं और कुछ दूर पैदल चलते हैं। नहीं यार, ये एरिया लड़कियों के लिए सेफ नहीं माना जाता है। तुम्हें लेकर इस किले के सामने से नहीं निकलूंगा। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तो पुराने जमाने की बात है। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना तो वो राजा रहा है और ना ही उसकी बलि की प्रथा। नहीं, आज भी कई लोगों ने उस राजा की भटकती हुई आत्मा को यहाँ देखा है। भटकती हुई आत्मा भटक ही रही होगी, जिंदा इंसानों का कुछ नहीं कर पाएगी। चलो, अब सारी रात यहाँ नहीं खड़े रह सकते। स्नेहा के कहने पर राज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उन्हें कुछ दूरी पर जाकर एक बड़ा सा मकान नजर आया। हम लोग यहाँ पर रात गुजार सकते हैं। नहीं यार, ऐसे किसी के घर में रुकना ठीक नहीं होगा। हम कोई धर्मशाला देख लेते हैं ना। इस जंगल में तुम्हें कहाँ धर्मशाला मिलेगी? अब जो सामने है उसी में आसरा लेना पड़ेगा। तुम और तुम्हारा वहम। चुपचाप चलो मेरे साथ। दोनों जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा आधा खुला हुआ था। उन लोगों ने उस दरवाजे को खोलकर मकान की पोर्च में प्रवेश किया। अचानक वहां से उड़ता हुआ एक चमगादड़ आया और उन दोनों के आसपास उड़ने लगा। स्नेहा ने अपने हाथों से उसे दूर झटक दिया। दोनों घर के मेन डोर तक पहुंचे। घर दिखने में पुराना जरूर था, मगर काफी मेंटेन किया हुआ था। वहां पर लगे हुए बड़े बड़े नकाशीदार पत्थर मानो अपने अंदर कई सारी कहानियां छुपाए हुए थे। स्नेहा ने आगे बढ़कर घंटी बजाई, मगर अंदर से कोई नहीं आया। स्नेहा ने दोबारा घंटी बजाई तो अंदर से एक बुजुर्ग आकर बोला, अरे भाई, थोड़ा तो सब्र किया करो। इंसान उठेगा तभी तो दरवाजा खोल पाएगा। उस बुजुर्ग इंसान को देखकर लग रहा था मानो कोई बहुत रईस और शान शौकत से रहने वाला इंसान हो। उन्हें देखकर स्नेहा ने अपनी पूरी परेशानी बताई तो उस शख्स ने उन्हें अंदर आने को कहा, मगर राज अंदर जाने से पहले पूरी तसल्ली करना चाहता था। अच्छा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं, हमारी धर्म पत्नी और 2 नौकर यहाँ रहते हैं। एक नौकर सर्वेंट क्वार्टर में है और एक नौकर आज छुट्टी पर है। पत्नी अपनी दवाइयाँ लेकर आराम कर रही है। आपको मेरे अकेले होने की चिंता है, मगर आपको इस वक्त यहाँ अकेले नहीं आना था। ये इलाका भूत प्रेतों के लिए बदनाम है, खासकर यहाँ के राजा के कारण। खैर, रात हो गई है, अब वापस भी नहीं जा सकते। ऊपर के कमरे में हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके खाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। राज और स्नेहा दोनों कमरे में पहुँचे। कमरा बहुत ही खूबसूरत था। इतने खूबसूरत कमरे तो राजस्थान में जो महल अब होटल में तब्दील कर दिए गए हैं उनमें होते हैं, और उनका किराया भी कितना होता है। हमें तो फ्री में यहाँ रहने को मिल रहा है। चलो, अच्छा है लॉन्ग ड्राइव पर आए और उसका कुछ तो फायदा हुआ। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।
पता नहीं क्यों कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। तुम और तुम्हारी वाइब्स, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तभी एक शख्स वहां पर आया जो दिखने में बहुत ही अजीब सा था। बड़े बड़े बिखरे हुए बाल, अधकचरी सी दाढ़ी, गंदे कपड़े, मानो कई दिनों से ना नहाया हो। उसे देखकर ही घिन आ जाए। डाइनिंग टेबल पर आप लोगों का खाना लग गया है, मालिक आप लोगों को बुला रहे हैं। दोनों टेबल पर पहुंचे तो वहां पर वो उनका इंतजार कर रहे थे। टेबल पर कई तरह के पकवान लगे थे। स्नेहा और राज दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। इतनी जल्दी इतना सारा खाना कैसे तैयार हो गया? बुजुर्ग ने इधर उधर की बातें करने के बजाय उन दोनों को खाना सर्व करके खुद खाना शुरू किया। स्नेहा और राज दोनों खा रहे थे। वह बुजुर्ग उन दोनों को घूरते हुए देखने लगा। आप लोग तो आजकल के जमाने के लोग हैं, आपको पुराने किस्से क्या पता होंगे? क्यों? ये किला राजा ने क्यों बनवाया था? बताता हूँ। बहुत साल पहले यहाँ पर राजा शमशेर सिंह का शासन था। महाराज एक तांत्रिक के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। एक ऐसी इच्छा जो कभी किसी की पूरी नहीं हुई, मगर सदियों से इंसान की यही ख्वाहिश रही कि कैसे भी अमर हो जाए। इस पर तांत्रिक ने राजा को बताया, अगर आप लगातार 5 सालों तक हर अमावस्या पर किसी नवविवाहित स्त्री की बलि चढ़ाएं, तो आपका शरीर वज्र की तरह कठोर हो जाएगा और उस पर किसी भी हथियार का असर नहीं होगा। यहाँ तक कि मौत भी आपको नहीं छू पाएगी। तांत्रिक की इस बात का असर राजा पर हो गया और उसने हर अमावस्या की रात को एक नवविवाहित स्त्री की बलि चढ़ाकर तांत्रिक क्रिया शुरू कर दी। मगर इस तरह नवविवाहित स्त्रियों का गायब होना लोगों को शंका में डाल रहा था। महाराज के इस कार्य में उसका मंत्री उसकी मदद करता था। वही महाराज के लिए नवविवाहित स्त्रियों का अपहरण करके ले आता था। महाराज, अब राज्य में नवविवाहित स्त्रियां मिलना मुश्किल हो रही है, क्योंकि राज्य में नवविवाहित स्त्रियों के गायब होने के कारण लोग अब सतर्क हो गए हैं। वे अपनी बेटियों को शादी के बाद बुलाते नहीं हैं और बहुओं का गौना नहीं कराते। बलि के लिए नवविवाहित स्त्रियां कहां से लाए महाराज? मगर हमें तो अमावस्या को नवविवाहित युवती की बलि चढ़ानी जरूरी है। अब समस्या का एक ही समाधान है, हम खुद शादी करेंगे। लोग अपनी बेटियों को रानी बनाने के लालच में आकर हमसे ब्याह देंगे और उसके बाद हम हमारी नवविवाहित रानियों की बलि देंगे। ये तरीका सही है महाराज, लोग अपनी बेटियों की शादी आपसे आसानी से कर देंगे। बलि के लिए नवविवाहित का बंदोबस्त करने के लिए राजा हर 1-2 महीने में एक शादी कर लेता था और अपनी रानियों को महल के पास एक बंगले में कैद करके रखता था और हर अमावस्या को उनमें से किसी एक की बलि चढ़ा देता। इन बलि के प्रभाव से राजा शक्तिशाली हो रहा था। उसे कुल 60 बलि देनी थी, मगर 50वीं बलि के बाद सब लोगों को पता चल गया कि राजा ही नवविवाहित स्त्रियों की बलि चढ़ाता है। गांव के सब लोगों ने मिलकर राजा को जिंदा जला दिया और महल में रह रही सारी रानियों को अपने साथ ले गए। उसके बाद कोई भी नवविवाहित स्त्री इधर नहीं आती। लोगों को लगा वो राजा मर चुका है, मगर इतनी बलि देने के कारण वो काफी शक्तिशाली हो चुका था। वो ना तो मरा और ना ही जिंदा है। आज भी राजा अपने लिए 60 नवविवाहितों की बलि को पूरी करने के लिए भटक रहा है ताकि वो अमर हो सके। कहते हुए उस बुजुर्ग की निगाहें स्नेहा के चूड़े पर चली गई, जो अक्सर नवविवाहित स्त्रियां पहनती है। वो रहस्यमय ढंग से उन दोनों की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। बुजुर्ग की बात सुनकर स्नेहा और राज दोनों डर गए थे। स्नेहा राज की ओर देखने लगी। स्नेहा उठकर राज के करीब गई। तभी माहौल एकदम बदल गया और वो बुजुर्ग इंसान एक जले हुए इंसान के रूप में तब्दील हो गया। उसका नौकर का रूप भी बदल गया। तभी उसके नौकर ने राज के सिर पर तेजी से कुछ मारा, जिसके कारण राज बेहोश हो गया और वो बुजुर्ग स्नेहा के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए मंदिर के अंदर ले गया। स्नेहा कुछ कर पाती, इसके पहले ही उसने स्नेहा की बलि दे दी।